सिंगल एंट्री सिस्टम में जो सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम से। यानी सिंगल एंट्री से अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है और वो चाहती है कि नहीं अब कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन किया जाए, तो ऐसे केस में उन्हें उस ईयर का, जिस ईयर से डिमार्केशन हो रहा है यानी जिस ईयर से सिंगल एंट्री से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है अकाउंटिंग सिस्टम को, उस ईयर में ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकर होते हैं वो उसे सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो आपको मालूम है दैट वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। सोल प्रोप्राइटर का अगर बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप है तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ये तीन दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट ये कॉमनली बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, यानी ये स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम का पता होता है ना। यानी जब हम डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहे होते हैं और उसके थ्रू जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास परचेज का इन्फॉर्मेशन, सेल्स का इन्फॉर्मेशन, परचेज रिटर्न, सेल्स, यानी एवरी इन्फॉर्मेशन जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए वो सारा मेंटेन होता है। यानी कंप्लीट ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। बट चूंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है सेल्स का इन्फॉर्मेशन ना हो और ऐसे हो सकता है कई सारे इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो। तो व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री से जब आप डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालने पड़ेंगे। उसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कॉमन है, और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन हो गया सेल्स के रिगार्डिंग, एक इंफॉर्मेशन हो गया परचेजेस के रिगार्डिंग, यानी क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों इन्फॉर्मेशन। ये दो इन्फॉर्मेशन है जो जनरली नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, जिसे निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा तो उसके कैलकुलेशन के लिए, उस अमाउंट को निकालने के लिए भी क्या किया जाएगा, ये अकाउंट साइड में प्रिपेयर किए जाएंगे वर्किंग नोट में। तो यूजुअली एक तो कैश क्रेडिट सेल्स और एक हो गया क्रेडिट परचेज, ये दो अमाउंट मिसिंग ज्यादातर रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये दो इन्फॉर्मेशन निकालने के अलावा एक और सिचुएशन आ सकता है कि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ना दिया रहे, और अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। जैसे कि आपके सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया उसमें आप देख सकते हैं कैपिटल का अमाउंट 37,000 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का जरूरत नहीं है। अगर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन हो कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़े, कैपिटल का इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो फिर आप वर्किंग नोट में जाके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना लेंगे ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का कन्वर्जन है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं आप में से जिनका भी फाइनल अकाउंट क्लियर नहीं है उनके लिए कंडीशन ये है कि पहले उनका फाइनल अकाउंट का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक्स को आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट को आप जाकर के सीख लें। उसके बाद ही इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी 11th में 12th में इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे में बैलेंस शीट के फॉर्मेट को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का, और ये दूसरा बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा वर्किंग नोट में जाएंगे। नोट प्रिपेयर करेंगे टी फॉर्म में। डेटर्स अकाउंट बना लेंगे, और टी फॉर्म में नोट नंबर 2 में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन जनरली मिसिंग रहता है। ये दो अकाउंट से आपको एक क्रेडिट सेल्स और एक से क्रेडिट परचेज आपको मालूम हो जाएगा। तो ये दो यूजुअली आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो तो शायद आपको बनाना पड़ सकता है। तो चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016। particulars rupees, particulars rupees। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेट। और आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप कराते चलें कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम पे फाइनल अकाउंट की बनाते वक्त जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट के प्रिपेयर करते वक्त कुछ स्टेटमेंट जो हम लोगों को ज़रूरी होता है, यानी कुछ टर्म्स है जिसके प्लेसमेंट फिक्स हैं, ऑन टर्म्स के प्लेसमेंट को हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा टर्म है देख लीजिए एक बार। हम यहाँ पे उन टर्म्स को लिखेंगे, उन टर्म्स को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं जिन टर्म्स के प्लेसमेंट फिक्स है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग स्टॉक क्या क्या कंफर्म है, ओपनिंग स्टॉक का। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का प्लेसमेंट फिक्स है, यहीं पर होता है। ट्रेडिंग में डेबिट साइड सबसे ऊपर, क्रेडिट साइड में सेल्स, सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, और लेस कर लेंगे सेल्स रिटर्न अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। ये अमाउंट घटेगा। उसके अलावा ट्रेडिंग के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे लिखेंगे परचेजेस, और परचेजेस से माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न, और माइनस करके तब ऑर्डर में दिखाएंगे। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेडिंग के डेबिट साइड कौन से खर्च होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हम लोग फॉर्मेट भी सीखते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के जो भी टर्म आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ तक का फॉर्मेट है, और इसके नीचे जो भी टर्म है वो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, एक चीज और शॉर्ट में आपको बता दें कि इस साइड डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस लिया जाता है, और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन को लिखते हैं। ये रूल्स है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त, इस चीज का ख्याल रखते हैं, ठीक। और बाकी जो टर्म बैलेंस शीट में जाएगा वो तो बैलेंस शीट में ही जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम, लेट अस जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें मालूम है उसको प्लेस करते चले जाएंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट आप अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप देखेंगे, यानी 1/4/2015 का अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कैपिटल 37,000 दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, क्रेडिटर्स है, इतने सारे अमाउंट दिए हुए हैं। क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में कैपिटल मिसिंग है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है। उसके अलावा ऊपर में और कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और नीचे में कहा जा रहा है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। कैश बुक आपके सामने दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन कैश बुक में दिया हुआ है पहले उसको प्लेस कर लेंगे। तो कैश बुक में देख लीजिए दिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स को उससे पैसे मिले हैं, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाई कैश। डेटर से कैश मिला है, कितना कैश मिला है डेटर से, तो कह रहा है 25,400 रुपये। 25,400 लिख लिया हम लोगों ने। फिर कैश सेल्स दिया हुआ है, तो कैश सेल्स तो आपको पता ही है। कैश सेल्स हम लोग कहाँ करेंगे, कैश सेल्स का एंट्री कहाँ करेंगे, कैश सेल्स हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। वहाँ पे होगा। कैश सेल्स का अमाउंट देख लें कितना है, कैश सेल्स का 14,600 है। कैश सेल्स का प्लेसमेंट आपको मालूम है, आप उसको कैश सेल्स के अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। कितना अमाउंट, 14,600।
ठीक है, वापस से हम स्टेटमेंट में आ जाए, 14,600 ले लिया। अब आगे चलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का एंट्री आपको मालूम होना चाहिए कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। कैश परचेजेस कितना दिया हुआ 6420, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परचेजेस में। यहाँ पे पहले हम बता दें परचेज रिटर्न को नीचे से, परचेजेस को भी दो पार्ट में लिख लेंगे, कैश और क्रेडिट। कैश परचेजेस कितना दिया हुआ था 6420, 6420। क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता जा रहा है वैसे पुट कर ले रहे हैं। पेमेंट में टू क्रेडिटर्स का एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख लेंगे, टू कैश। क्रेडिटर्स को कितना पेड हुआ है तो देख लीजिए 14,900 पेड हुआ है, 14,900। क्रेडिटर्स के पेमेंट का एंट्री लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉइंग्स है 2,000 रुपीज का, तो ड्रॉइंग्स को तो हम कैपिटल से माइनस कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का जो अमाउंट दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, उससे ड्रॉइंग्स माइनस कर। ड्रॉइंग्स कितना है 2,000 रुपीज, यहाँ लिख लिया 2,000। फिर आप वापस से आ जाएंगे इसी ट्रेडिंग कैश बुक में ही। कैश बुक में देख लीजिए ड्राइंग्स के अलावा सैलरीज दिया हुआ है, तो सैलरीज तो पीएल में अकाउंट में लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि खर्च है, तो सैलरीज अकाउंट पीएल में चला जाएगा। टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 5,400, लिख लेंगे हम लोग 5,400, 5,400, 5,400। सैलरीज के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेशनरी, ये भी खर्च है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट दिया हुआ है 500, 500 लिख लेंगे। स्टेशनरी के बाद दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है 9,300, लिख लीजिए 9,300। उसके बाद रेंट दिया हुआ है तो लिख लेंगे टू रेंट, टू रेंट। रेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,200, 1,200। रेंट के बाद बैलेंस इन कैश, कैश का बैलेंस, तो कैश का बैलेंस क्लोजिंग कैश में चला जाएगा 280, 280 यहाँ पे दिया हुआ, 280 वहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। कैश एट बैंक भी मालूम है, कैश इन हैंड भी मालूम। तो हमने कैश बुक का जो है कि ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन को जो जहाँ जाना था वहाँ लिख लिया। डेटर से जो कैश प्राप्त हुआ है वो डेटर्स अकाउंट में लिख ही चुके, हाँ। और जो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है कैश सेल्स का एंट्री जो जहाँ जाना था उसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब आ जाइए बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग को भी ध्यान रखिए और क्लोजिंग को भी। कैपिटल देखो 37,000 का कैपिटल, कैपिटल साइड मेंशन कर लो बैलेंस शीट में। ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं मालूम होता तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता, तो क्योंकि पता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अब आप देख लो उसके बाद दिया हुआ डेटर्स, ओपनिंग 21,000 है और क्लोजिंग 20,500 है, तो डेटर्स का बैलेंस डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस डेटर का डेबिट साइड होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, उसको हम लोग मेंशन कर, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स हम लोगों ने मेंशन कर लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 8,600, क्लोजिंग है 10,220, 8,600, 8,600 और यहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का 10,220। 10,220 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको तो 10,200 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लोग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, बैलेंस शीट में भी एसेट साइड मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,220, ठीक है। तो स्टॉक भी हम लोगों ने लिख लिया जहां प्लेसमेंट करना था, और स्टॉक के बाद है फर्नीचर 1,400, 1,400, तो फर्नीचर को बैलेंस शीट में लिख लीजिए एसेट साइड में, फर्नीचर 1,400, 1,400। फर्नीचर के बाद दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग 14,600, 14,600 लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। देखें इन सब में डेप्रिसिएशन वगैरह रहता तो उसको घटाना पड़ता, तो क्वेश्चन में है नहीं दिया हुआ इसलिए उसको छोड़ देंगे। कैश इन हैंड ऑलरेडी एसेट साइड लिख लेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया हुआ 280। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दिया हुआ 400,
डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 20,500, तो डेटर्स क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिख लीजिएगा डेटर्स 20,500। तो स्टॉक लिख लिया, डेटर्स लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, फर्नीचर हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कैश इन हैंड भी लिख चुके, कैश एट बैंक का भी बैलेंस लिख चुके। क्रेडिटर्स लिख दीजिए बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में 5,000। तो ऑलमोस्ट प्लेसमेंट तो हो चुका है, जो जहां जाना था उसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, डेटर्स को बैलेंस कर लेंगे। डेटर्स को बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5,4,900, 5,2,2,4, 45,900। 45,900 में से 21,000 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 24,900। ये हम बैलेंस यहाँ पे कर लेंगे, टू सेल्स डैश देके क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट सेल्स 24,900, 24,900 का क्रेडिट सेल्स यहाँ लिखेंगे। उसी तरीके से क्रेडिटर्स को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे। क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस था 9,000 और क्लोजिंग है 5,000। तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लें। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का क्रेडिट साइड जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9,000 है और क्लोजिंग है 5,000, तो 9,000 लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग में लिख लेंगे 5,000। यहाँ से इसको टोटल कर लीजिए, 24,900, 24,900 नहीं आएगा, 19,900 आएगा, 19,900। 19,900 में से 9,000 माइनस कर दीजिए, तो बाई परचेजेस यहाँ से निकल गया। बैलेंसिंग फिगर करके परचेज का अमाउंट निकाल लेंगे। क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा, 19,900 में से 9,000 घट गया तो 10,900। तो 10,900 का क्रेडिट परचेज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, 10,900। ठीक है, 10,900 और 6,420 एडअप कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,6,16,000। ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 20, 9, 4, 13 के 3, हाथ में रहा 1, 6, 1, 7, 17,320। कितना हो जाएगा, 17,300। अच्छे से इसको 17,320। और यहाँ आपका सेल्स रिटर्न तो है नहीं क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न में नील डाल दीजिए। और ये 0, 0, 9, 6, 15 के 5, हाथ में रहा 1, 4, 4, 8, 1, 9 और 2, 1, 3, 39,500। तो देख लिया हम लोगों ने सारे प्लेसमेंट कर, कैश क्रेडिट परचेज हो गया। डायरेक्ट खर्च और कुछ है नहीं, इनडायरेक्ट खर्च सारा तो दे ही चुके हम लोग, तो डायरेक्ट खर्च में यहाँ पे नहीं लिख देंगे। अगर कोई वेजेस या इस तरह का परचेज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्च होता है वो डायरेक्ट खर्च कहलाता है। अगर वो क्वेश्चन में दिया हो तो उसको हम लोग डेबिट साइड में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट टोटल कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, 20,527 और 9, 49,720। डेबिट टोटल कितना आ रहा है, 49,720। डेबिट टोटल आ रहा है 49,720, 49,720। और सॉरी, डेबिट टोटल बोल, क्रेडिट टोटल है, डेबिट टोटल तो अभी हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका है 6,3,920 और 18, 17 और 8, 25, 25,920 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 23,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 23,800। दोनों साइड का टोटल लिख लीजिए, वही टोटल जो क्रेडिट साइड का टोटल है उस टोटल को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, 49,720 का टोटल। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड लॉस, 23,800। और यहाँ से बैलेंस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे।
23,800। तो ये तो ट्रेडिंग का था। अब प्रॉफिट लॉस का डेबिट टोटल देख लें। प्रॉफिट का क्रेडिट टोटल तो मालूम ही है 23,800 है। डेबिट टोटल कितना होगा? तो 5 4 9 3 12, तो 14 के 4 हाथ में रहा 1 1 1 2 9 2 11 और 5 11 और 5 16, 16,400 हो रहा है। 5 4 9 3 12 14 4 हाथ में रहा 1 5 1 6 6 1 7 9 7 16। तो माइनस कर लेंगे। 8 में से 4 गया 4 और 13 में से 6 गया 7। 7,400 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। 7,400 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ से निकाल लीजिए टू नेट प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे कैपिटल में। ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 7,400। तो 37 और 7 44,400 में से 2,000 घट जाएगा तो 42,400 आएगा ऑर्डर में। 42 और 5 हो गया 47,400। एसेट साइड भी देख लीजिए 47,400 ही आना चाहिए। टोटल करके देख लें। 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 1 3 4 3 7 5 12 2 14 26 4 24 के 4 हाथ में रहा 2 2 2 4 2 6 1 7 2 1 3 1 4 47,400। दोनों साइड का इक्वल, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, यानी डबल सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेप आपको हम फिर से रिवाइज करा दें। करना क्या है, सबसे पहला काम आपका होगा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके अलावा वर्किंग नोट में आप चले जाओगे। वर्किंग नोट में जाने के बाद अगर आपको क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है तो डेटर्स, क्रेडिटर्स और हो सकता है कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल भी बनाना पड़ेगा। बट ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों हैं तो पहले बिल्स रिसीवेबल को डेटर्स में क्लोज करोगे और डेटर्स को क्लोज करके वहां से फिर आप क्रेडिट सेल्स निकालोगे। और अगर बिल्स पेएबल भी दिया हुआ है तो बिल्स पेएबल को क्रेडिटर्स में क्लोज करोगे और क्रेडिटर्स से फिर आपका क्रेडिट परचेज निकलेगा। तो अगर रहा तो ऐसा करेंगे। तो वर्किंग नोट में जाके डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और उसके अलावा ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि कैपिटल का इन्फॉर्मेशन मालूम था। हमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। रहता तो प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेटमेंट ड्रॉ करने के बाद, वर्किंग नोट के स्टेटमेंट ड्रॉ करने के बाद स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट। अगर है तो एडजस्टमेंट को कंसीडर करिएगा, कैश बुक के इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करिएगा। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग का दिया हुआ होगा उसको सही जगह पे प्लेस कर देना। कोई टर्म अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा है उसको ओपनिंग जगह पे प्लेस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है वहां प्लेस कर दीजिए। यानी जिस टर्म का जो प्लेसमेंट है होता है फाइनल अकाउंट में, आपको उसको वहां पे प्लेस कर देना। ये ध्यान में रखना है कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसको सिर्फ क्लोजिंग डेट के इन्फॉर्मेशन से मतलब होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो उसको ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज से मतलब होगा। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कुछ टर्म का प्लेसमेंट फिक्स है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट पीएल में चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे और उसके अलावा नेट प्रॉफिट बैलेंस करके प्रॉफिट लॉस से निकालेंगे। ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में लेकर के जाएंगे। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से आप क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरीके से कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। तो कन्वर्जन का अगर क्वेश्चन आया तो आप इसी तरीके से डील करेंगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे जिस तरीके से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ड्रॉ करके। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है यानी जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम नहीं है वो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली ट्रेडिंग को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट लॉस को बैलेंस करके नेट प्रॉफिट निकालेगा और उस ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के हेल्प से यानी नेट प्रॉफिट को फिर फर्दर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में और फिर वहां से आपका बैलेंस शीट टोटल दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये था आपका आज का शॉर्ट सेशन, आज का एक सेशन था क्योंकि हमें यही एक क्वेश्चन कवर अप करना था और ये क्वेश्चन था कन्वर्जन का। ये बात हम आपको बता दें कि कन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। आप में से आप सारे स्टूडेंट के पास अगर पॉसिबल हो तो प्रीवियस कुछ ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस कुछ ईयर का आप लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। और इनफैक्ट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली जो है कि वो शिफ्ट हुआ है, मगध से ही कन्वर्ट होकर के हुआ है। मगध का ही एक डिवीजन क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि मगध यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चंस अगर आपको अरेंज हो जाते हैं तो वहां से निकाल करके एक बार स्कैन करके देख लीजिए कि कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। अब अगर हम बात करें कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है तो इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन निकाल लो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, और उसमें अगर सिंगल एंट्री पूछा गया है तो सिंगल एंट्री लेस इंपॉर्टेंट होगा, एनपीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
लेकिन इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, दोनों को कंसिडर करके चलना है। हम छोड़ नहीं दिए हैं, एनपीओ के अलावा हमने सिंगल एंट्री भी कवर किया है। हाँ ये है कि आने के चांसेस ज्यादा किन क्वेश्चन का होगा, तो सिंगल एंट्री के अगर क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर में पूछे गए हैं तो देर आर लेस लाइकली कि सिंगल एंट्री से इस साल आएगा, एनपीओ से आएगा। तो अगर एनपीओ से लास्ट ईयर पूछे गया तो सिंगल एंट्री से आने का ज्यादा चांस है, लेकिन हम लोग दोनों को कवर करके चलेंगे बिकॉज की वी डोंट वांट टू मिस एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी टॉपिक। क्या पता अगर रिपीट कर दे। ठीक है, ये था आज का सेशन। इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, जो ग्रुप में भेजा गया दोबारा से बना लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल देखो, अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग 1 और 2 क्वेश्चंस, एग्जाम्पल जरूर से स्कैन किया करो। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया टॉपिक से, उसके अलावा एग्जाम्पल स्कैन कर लेंगे। एग्जाम्पल स्कैन करने के अलावा आप क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो लास्ट 5 to 7 ईयर्स का क्वेश्चन बना लीजिए, काफी इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। यानी लास्ट 5 to 7 ईयर्स का हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कवर कर लेना है, हर टॉपिक का एग्जाम्पल्स कवर कर लेना है। उसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चंस रिसेंटली पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे, और जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उन क्वेश्चन को भी दोबारा से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इतना एफर्ट करेंगे तो उम्मीद है कि हम लोग 80 to 90 मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकेंगे आप सब लोग अकाउंट्स में, अगर इतना एफर्ट पास करें। एग्जाम्पल स्कैन करना, जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन बैंक प्रीवियस 5 से 7 साल का है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी 2 पार्ट में रिसेंटली स्प्लिट हुआ है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अलावा मगध यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल हो सकता है क्लास हो भी और ना भी, डाउटफुल है, ज़्यादा चांसेस है ना होने का, इसलिए हम आज अभी इवनिंग में क्लासेस कंडक्ट कर दिया आप लोगों का, कि अगर कल भी नहीं लेते तो बैक टू बैक 2 क्लासेस एब्सेंट हो जाता। इसलिए हम ये नहीं चाह रहे थे कि आप लोग एग्जाम के टाइम में ऐसा हो। इस क्लास को हमने कंडक्ट कर दिया है। आपका एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, सिंगल इंटर सिस्टम से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने का, उन दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया गया है। प्रैक्टिस के लिए बुक्स के एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी अगर तुम लोगों ने दोबारा बना लिया ना सारे एग्जाम्पल्स को, काफी। आज के लिए इतना ही।